आप सभी का स्वागत, नमस्कार। अभी हम कोशिश कर रहे हैं अपने YouTube पे करंट अफेयर के लगातार नए और नवीनतम ताज़ा तरीन मुद्दों को लेके आवें, आपको जो कि UPSC के में मदद कर सके। मैं अभिषेक इस मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि बांग्लादेश में क्या हुआ है और बांग्लादेश का ये मुद्दा भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या चुनौतियां हैं हमारे पास। पूरे इंसिडेंट को एक एक करके, पूरे घटनाओं को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। यह घटनाक्रम आपके UPSC के पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन एंड पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीज़ों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन हम ये इस बात पे दिमाग में रख के शुरू कर रहे हैं कि बांग्लादेश की घटना के पीछे कारण क्या है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में ये जो तख्ता पलट के इंसिडेंट है वो क्यों हुआ, क्या उसके पीछे कोई और भी वजहें रही हैं जो कि उसके इकॉनमी में, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अंतर्निहित हैं। उन सब बातों को, राजनीतिक ढांचे में अंतर्निहित हैं, उन सब बातों को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। आप लोग आइए, इस सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं हम आज का सेशन, ठीक है। अभी बांग्लादेश का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है और इस बांग्लादेश के मुद्दे में हमने देखा कि उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ के आना पड़ा और वो भारत में आई हैं और भारत से फिर विषय ये सोचा जा रहा है कि वो सोच रही हैं कि शायद वो ऐसी खबरें छन के आ रही हैं कि वो शायद किसी अन्य देश में भी चली जाए। तो इसका भारत पे असर क्या होगा, क्योंकि हम एक बहुत लंबी सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश और भारत के बीच मित्रता के संबंध रहे हैं। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में 1971 में भी भारत ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की और ये बात बहुत ही अच्छी है कि बांग्लादेश के स्कूलों में भी भारतीय योगदान को भूला नहीं गया है। बच्चों की किताबों में भी भारतीय योगदान की चर्चा की गई है, इसको सराहा गया है। तो यहाँ पर तो ये क्लियर है कि बांग्लादेश के लोगों के मन में, सेंटिमेंट में सरकारी स्तर पर से कुछ भी बात भरी नहीं जा रही है। लेकिन एक वहाँ पर खतरा हमेशा रहता है, वो रहता है इस्लामी चरमपंथ का, इस्लामिक कट्टरवाद का, और उसका असर भारत पे क्या होगा। ये सारी चीज़ों की हम चर्चा एक एक करके करेंगे। तो पहले हम घटनाक्रम के बारे में देख लेते हैं, घटनाक्रम क्या हुआ। तो वहाँ पर यह बताया गया है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली के खिलाफ हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के हिंसा में तब्दील होने और उनके 15 साल के शासन के लिए व्यापक चुनौती बनने के बाद सोमवार को इस्तीफा दे दिया। यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या है कि विद्यार्थियों की हिंसा हो रही थी सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ। अब यहाँ पर ये हम देखेंगे कि ये कोटा सिस्टम क्या है। ये जो कोटा सिस्टम है, यहाँ पर 1971 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1971 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस संग्राम में भाग लेने वाले के परिवारजनों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आम जनता वहाँ अब पढ़ लिख रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, युवा पढ़ लिख रहे हैं, तो उनमें बेरोजगारी की दर ज़्यादा है। और बेरोजगारी की दर ज़्यादा है तो आमतौर पर जो विकासशील, विकसित या कम विकसित देश होते हैं, वहाँ पर सरकारी नौकरियों में शामिल होने की इच्छा और आकांक्षाएँ बढ़ती हैं। सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंसी, निर्भरता बढ़ती है। तो युवा चाह रहे हैं सरकारी नौकरी, लेकिन 30% सीट यानी 100 में से 30 सीट आरक्षित है उन लोगों के लिए जो 1971 में 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में आवामी लीग में जो थे। गौरतलब ये है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी जो वर्तमान पार्टी है शेख हसीना की, उसका नाम भी आवामी लीग है, जिसकी स्थापना मुजीबुर रहमान ने, उनके पिता ने की थी। और उसी आवामी लीग ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। और यह आरोप आमतौर पर लगाया जाता है कि बांग्लादेश के जो भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और उसके परिवार के लोग अभी भी आवामी लीग में शामिल हैं। तो इसका दूसरा पहलू ये आरोप लगाया जाता है कि शेख हसीना अपनी पार्टी को, लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का इस्तेमाल कर रही हैं और लोगों को गैर ज़रूरी लाभ पहुंचा रही हैं। तो एक ये हो गया। लेकिन जब हिंसा बढ़ी
तो उनका शासन 15 साल से शासन चल रहा था। और 15 साल से शासन की बात करूं तो पहली बार ये शासन जो बना था उनका 1996 में वो पहली बार पीएम बनी थी, जो चला था 2001 तक। और उसके बाद वो 2009 में पीएम बनी है, जो लगातार चलता आ रहा है अब तक, जो लगातार चलता आ रहा है अब तक। यानी 2009 से 2024 मुझे लगता है कि ये बात जो है सो 2019 होगी, 19 भी नहीं, 9 10 हाँ 15 साल, ठीक है, वेरी गुड। तो उसके बाद उन्होंने सोमवार को इस्तीफ़ा दे दिया, सोमवार को इस्तीफ़ा दे दिया और वो देश छोड़कर चली गई। खबर ये आ रही है कि वो इंडिया आ चुकी हैं और अभी तक हिंसा में करीब करीब आप देखिएगा कि 41 लोगों की मौत हो गई है और 200 लोग घायल हो गए हैं। और उनकी पार्टी के जो नेता थे, उनके अंडर में जो होटल था वहाँ पर भी आग लगा दिया गया। यानी ये समझने वाली बात है कि शेख हसीना और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के प्रति नफ़रत का भाव है। अब ये नफ़रत क्यों हो रहा है, तो नफ़रत और ये हिंसा क्यों हो रही है, तो शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के साथ झड़प में रविवार के 100 लोगों की रविवार को करीब 100 लोगों की मौत हो गई। और इस हिंसा में छात्र समूह काम कर रहे थे, जिसमें करीब करीब 150 लोग मारे गए और हज़ारों घायल हुए। ठीक है, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि शेख हसीना की सरकार ने अत्यधिक बल प्रयोग किया है, अत्यधिक शक्ति प्रदर्शन किया है। हालांकि ये छात्रों की भीड़ थी जहां पर इतने की ज़रूरत नहीं थी, लोगों का ये आरोप है। ठीक है, ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि बांग्लादेश के हालिया हालात को बयान कर रही हैं। उसके बाद हसीना को पद छोड़ने की मांग, या हसीना को पद क्यों छोड़ना पड़ा, तो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले महीने के नौकरी के कोटा विरोध प्रदर्शनों में सबसे ज़्यादा आगे है, सबसे ज़्यादा वो आगे है। ठीक है, कोटा प्रणाली में सुधार के लिए प्रदर्शन जब हो रहे थे तो 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकांश कोटा को खत्म किया गया, जिससे ये उम्मीद थी कि शायद हिंसा थम जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी फिर वापस आ गए और शेख हसीना से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की बात कर रहे थे। इंटरनेट कनेक्शन को जो बंद कर दिया गया था उसको बहाल करने की बात कर रहे थे और फिर से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को खोलने की बात कर रहे थे। यानी कि जब विरोध शुरू हुआ था तो बांग्लादेश में इंटरनेट कनेक्शन को बंद किया गया था, स्कूल कॉलेज वगैरह को बंद कर दिया गया था। अब जो है सो छात्रों का एकमात्र एजेंडा है जो कि एक असहयोग आंदोलन के रूप में था कि हसीना को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी दबाव लगातार हसीना पे बढ़ता रहा है। यहाँ पर हसीना ने क्या किया कि हसीना ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको रजाकार की संज्ञा दी। रजाकार का मतलब बांग्लादेश में देशद्रोही होता है, देशद्रोही तत्वों को रजाकार से संबोधित किया जाता है और शेख हसीना ने उनको रजाकार कहा। और जिम्मेदार किसको ठहराया है, तो इस्लामिक पार्टी जमात-ए इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह देशद्रोहियों की चाल है, यहाँ इसमें विद्यार्थी नहीं शामिल है, इसके पीछे पॉलिटिकल कारण है, राजनीतिक कारण है। जो स्पष्ट यहाँ पर कोट किया गया है कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो छात्र नहीं है बल्कि आतंकवादी है जो राष्ट्र को अस्थिर करने पर तुले हुए हैं। इससे भी असंतोष फैला। और कौन है शेख हसीना, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1947 में, जो कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अभी का बांग्लादेश है, तुंगीपारा में इनका जन्म हुआ था। ईडन कॉलेज में वो छात्र संघ की उपाध्यक्ष भी रही हैं। परिवार की हत्या यानी कि उनके पिता और संबंधियों की हत्या के बाद 6 साल के लिए भारत में शरणार्थी रही थी और उसके बाद 1981 में वह आवामी लीग की अध्यक्ष बनी। उसके बाद 96 में आम चुनाव जीता, पीएम बनी हैं और उसके बाद 2009 में चुनाव जीत के फिर से वो पीएम बनी। शेख हसीना के नाम से एक बड़ी उपलब्धि दर्ज है कि लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज हो चुका है। यानी कि बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना का इंपॉर्टेंस और महत्व क्या है, ये बात समझ सकते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण जो है इसके पीछे ये तात्कालिक वजह है कि जुलाई में कई हफ्तों तक बांग्लादेश में नागरिक अशांति के बाद कई गंभीर प्रकरण से परेशान था, नौकरी कोटा प्रणाली, ये सब ये इसके तात्कालिक कारण है। उसके बाद
यहाँ पर जो दिया गया है कि 150 लोग मारे गए हैं, 9000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और सरकार का जो रिएक्शन हुआ वो हार्श रिएक्शन था, कर्फ्यू था, इंटरनेट ब्लैकआउट वगैरह शामिल था, जिस वजह से ये विद्रोह हुए हैं। लेकिन अगर बहुत ध्यान से अगर देखा जाए तो इस विद्रोह के पीछे राजनीतिक और आर्थिक कारण भी हैं। यहाँ पर घटनाओं को तफसील से बताया गया है, लेकिन इसके जो कारण हैं उस कारण को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कारण ये है कि शेख हसीना लंबे समय से प्रधानमंत्री रही हैं, लंबे समय से पीएम रही, और आमतौर पर शेख हसीना के खिलाफ जो भी विपक्षी हैं वो गोलबंद हैं, यानी ध्रुवीकृत हैं। क्या है वो? गोलबंद हैं, वो ध्रुवीकृत हैं। वो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर आरोप लगाते हैं कि चुनाव में हेरा फेरी या मैनिपुलेशन का सहारा लिया जाता है। और पिछली बार जब चुनाव बांग्लादेश में आयोजित किए गए थे तो विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। तो यहाँ पर ये बातें समझने वाली हैं कि विपक्षी पार्टी और आवामी लीग के बीच में राजनीतिक स्तर पर प्रतिद्वंदिता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यहाँ पर है कि वहाँ पर बांग्लादेश में शेख हसीना के शासनकाल में विकास बहुत ज़्यादा हुआ है कागज़ों पे। अगर मैं बात करूं तो विकास बहुत ज़्यादा हुआ है किस पे? कागज़ों पे। बांग्लादेश किस चीज़ में आगे बढ़ रहा है? तो बांग्लादेश की HDI रैंकिंग बढ़ी है। बांग्लादेश की HDI रैंकिंग में सुधार हुआ है। इवन वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो भारत से ही बाहर निकल गया है, आगे निकल चुका है। उसका पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है बांग्लादेश की, है ना। तो ये बांग्लादेश में विकास तो हुआ है, लेकिन ये विकास समावेशी नहीं है। क्या है? ये विकास समावेशी नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है तो वो हुआ है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कहाँ हुआ है? वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो विकास हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि जो युवा स्नातक हैं या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट युवा हैं, वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं काम करना चाहते हैं? क्योंकि यह श्रम प्रधान इंडस्ट्री है, यह लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और पढ़े लिखे युवा शारीरिक श्रम से दूर भागते हैं। तो इस कारण से भी क्या हो रहा है कि बांग्लादेश में और ये फिनोमेना हमारे कंट्री में भी है, सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर है, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। सरकारी नौकरी की ओर लोग ज़्यादा अपनी लालसा व्यक्त करते हैं, लोग ज़्यादा मूव करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब युवा सरकारी नौकरी चाहेंगे तो सरकारी नौकरी में दिक्कत वहाँ पर क्या है कि 30% रिजर्वेशन जो है, वो 30% रिजर्वेशन 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले परिवारों के लिए है। अब दूसरी बात, यहाँ पर मैंने शुरू में ही बताया था कि वो परिवार अधिकतर आवामी लीग से जुड़े हुए हैं। तो ये आरोप लगा दिया जाता है आमतौर पर, या फिर कहा जाता है कि शेख हसीना ने क्या किया कि अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या 30% रिजर्वेशन की बात की है। तो ये एक कारण है। दूसरा, बांग्लादेश का जो मध्य वर्ग है, और मध्य वर्ग क्या कहें, जो वहाँ के सभी लोग हैं, वहाँ पर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का रेट 9.9% है। इन्फ्लेशन का रेट यानी मुद्रास्फीति 9.9% है। इसका तात्पर्य ये है कि बांग्लादेश में आम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से हो रही है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश से नाराज़ कौन, शेख हसीना की सरकार से नाराज़ कौन कौन है? तो विपक्षी पार्टी नाराज़ है। शेख हसीना से नाराज़ कौन है? तो विद्यार्थी नाराज़ हैं, पढ़े लिखे विद्यार्थी नाराज़ हैं। शेख हसीना से नाराज़ कौन है? तो मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग भी नाराज़ है। ये कारण है शेख हसीना के साथ परेशानियों के। अब ये कारण अगर आप समझ चुके हैं, कारण समझ चुके हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि और क्या क्या हो रहा है। तो देखने की कोशिश करते हैं, समझने की।
ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है हमारी स्लाइड में और हमारे लिए क्या जरूरी है। तो 30% रिजर्वेशन की बात मैंने पहले ही कह दी। दूसरी बात क्या है कि यह प्रणाली 2018 तक लागू रही। जब विरोध होने लगा तो 5 जून को उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले को उलट दिया और फिर क्या हुआ कि जो सिंपल सिस्टम है वो बहाली का रास्ता तैयार हुआ। लेकिन बांग्लादेश में नौकरी के अवसर निजी क्षेत्र में सीमित हैं, तो सरकारी नौकरी में भीड़ ज़्यादा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि लोग सरकारी नौकरी की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अब अगर देखें 21 जुलाई को बढ़ती हुई अशांति को शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया गाइडलाइन दिया और वो गाइडलाइन क्या दिया कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 5% ही रहेगा सरकारी नौकरी में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। 30% अतार्किक ऐसे भी लग रहा है, लेकिन 22 जुलाई को विरोध प्रदर्शनों के पीछे छात्र समूह स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने सरकार को मांगों के एक नए सेट को पूरा करने की अनुमति देने के लिए अपने प्रदर्शनों के 48 घंटे के निलंबन की घोषणा की। बाद में 48 घंटे का और एक्सटेंशन दिया। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को कहा कि ये हमारी डिमांड है, आपको मैं 48 घंटे का समय देता हूं। बाद में और समय को बढ़ा दिया गया। फिर भी वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। क्यों पूरी नहीं हुई कि प्रदर्शनकारियों की मौत के बदले शेख हसीना से व्यक्तिगत माफ़ी भी शामिल थी और शेख हसीना ने माफ़ी नहीं मांगी। साथ ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों की गिरफ्तारी जो कि विरोध प्रदर्शन को दबा रहे थे, इस्तीफा, और उनके परिवारों के लिए जो जिनकी मृत्यु हुई थी उसके लिए मुआवजा की मांग की गई थी। लेकिन 30 जुलाई को जब हसीना ने छात्रों के अल्टीमेटम को नज़रअंदाज कर दिया तो छात्रों ने सामूहिक हत्याओं, गिरफ्तारियों, हमलों, लोगों के गायब होने के शिकायत के कारण या फिर उसके आरोप को लगा के अपना विरोध प्रदर्शन फिर से प्रारंभ कर दिया। अब अगर हम आगे बढ़ें तो ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जो आपको स्पष्ट रूप से बताएंगी कि बांग्लादेश के हालात कितने अस्थिर हैं। यहाँ पर एक टर्म जो मैंने शुरू में ही किया था, हसीना ने प्रदर्शनकारियों को राजाकार, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दुश्मन के साथ सहयोगी यानी देशद्रोही शब्द से इंगित किया है और इस आंदोलन के नेताओं के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया है। उनकी पार्टी सत्तारूढ़ आवामी लीग इन विरोध प्रदर्शनों को मुख्य विपक्षी दल BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन के रूप में देखती है। यानी सरकार ये समझती है कि यह छात्रों का विरोध प्रदर्शन न होकर विपक्ष की साजिश है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद सरकार ने 18 जुलाई को क्या किया, कॉलेज परिसर को बंद कर दिया। इस पूरे ढाका में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया और कर्फ्यू के उल्लंघन करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। बाद में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को भी बंद कर दिया गया और उसके बाद ये आरोप लगाया जाता है शेख हसीना की सरकार पर, उन्होंने अतीत में भी ऐसा ही काम किया है। और साथ ही इसने क्या किया कि सत्तारूढ़ आवामी लीग के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 30 जुलाई को एक अन्य विपक्षी दल जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया। तो कई बार शेख हसीना को तानाशाह की संज्ञा दी जाती है कि ये डिक्टेटर हैं, ठीक है। तो ये सब कारण है लोगों के असंतोष के। फिर बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें एक जनरल का नाम आता है, जनरल बकार उज जमा ने अधिकारियों को जीवन संपत्ति और राज्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू की अवहेलना जारी रखी और भारत ने गाइडलाइन जारी किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाइडलाइन जारी किया है कि बांग्लादेश की यात्रा न की जाए। जनरल वकार उर जमा के बारे में आप याद रखेंगे। देन क्या क्या परिणाम इसके हो सकते हैं, तो यह जो घटनाक्रम है, यह जो विरोध प्रदर्शन है और ज़्यादा भड़क सकता है, ठीक है। जो बांग्लादेश के पढ़े लिखे लोग हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं। शेख हसीना की पकड़ सरकार पे ढीली हो सकती है, ढीली क्या शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है और राज्य और नागरिकों के बीच में विश्वास की कमी हो सकती है। हालांकि सेना ने कहा है कि वह स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए है और वो कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है। हालांकि सेना का इतिहास रहा है कि 1975 में भी सेना ने एक बार सत्ता परिवर्तन शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ किया था और अभी भी सेना ने इंटरफेयर किया है। अब ये रही बात। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर इन चीज़ों को हम लोग देखें तो ये तो स्लाइड में है ही, आपको आगे मिलेगा कि बांग्लादेश में जब सत्ता बदलेगी और जब सत्ता बदलेगी
तो वहां पर होगा इस्लामी कट्टरपंथ, इस्लामी चरमपंथ या कट्टरपंथ के बढ़ने का अंदेशा है। और जब तक कट्टरपंथ या चरमपंथ बढ़ेगा तो इसके पाकिस्तान से संबंध बेहतर होंगे। और पाकिस्तान पहले से ही चाइना से जुड़ा हुआ है, तो चीन पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के आने से भारत की समस्याएं और बढ़ सकती हैं, भारत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परेशानियां और बढ़ेंगी और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि भारत की लंबी सीमा मिलती है जो आप पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ देख सकते हैं। और कुछ बस्तियां बांग्लादेशियों का प्रभाव इस तरह पहुंचा हुआ है कि वो बिहार में झारखंड तक वो पहुंचे हुए हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कौन है शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा करने वाले सेना के प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान। तो जनरल वाकर उज़्ज़मान देश के सेना प्रमुख बनने के ठीक 1 महीने बाद सोमवार को बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी घोषणा की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा है। यानी ये 1 महीने पहले ही क्या हुए हैं, बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने हैं। और उसके बाद 1966 में इनका जन्म हुआ है। जनरल मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान की बेटी सरहनाज कमालिका जमान से शादी की। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनका ये बैकग्राउंड है। देन अगर हम बात करें भारत के सामने क्या समस्या पड़ती है, तो भारत के सामने समस्या जो होती है वो बांग्लादेश के साथ जो व्यापार होता है वहाँ पे समस्या होगी, जो आपस में ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो लोग आर पार जाते हैं उसमें समस्या हो सकती है, सुरक्षा सहयोग में समस्या होती है, लोगों के आवागमन में समस्या हो सकती है। और जो इसके गुड रिलेशन थे शेख हसीना से, उस गुड रिलेशन को असर पड़ सकता है, वहाँ पर उस ग्लोरियस फेज पे अंतर पड़ सकता है। ठीक है, अब रही बात कि आगे क्या होगा। अगर विपक्षी पार्टी आएगी तो आमतौर पर भारत को माना जाता है शेख हसीना का समर्थक। तो अब ये ध्यान देने वाली बात होगी, ये समझने वाली बात होगी कि विपक्षी पार्टियों के साथ भारत कैसा संबंध स्थापित कर पाता है। अगर भारत बेहतर संबंध स्थापित कर पाता है तो इसकी कूटनीतिक जीत होगी, या फिर चीन और पाकिस्तान इसका कितना लाभ ले पाते हैं, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बांग्लादेश है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो भी सूती वस्त्र हैं या कपड़ा बनता है उसमें बांग्लादेश का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे भारत के सामने चुनौती है। हमारे पास जो पॉलिसी है, चूँकि पिछले 15 साल से शेख हसीना सरकार में रही हैं, तो भारत बांग्लादेश के विपक्षी समूह के साथ इसका कोई बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं था और यह भारत को वर्तमान परिदृश्य में नुकसान में डालता है। यानी भारत सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ सहयोग में था, विपक्ष के साथ सहयोग में नहीं था। विपक्ष के साथ इसका कम्युनिकेशन, संचार या संवाद नहीं था। तो यह भारत के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। और उसके बाद जो भारत और बांग्लादेश का सीमा विवाद है, वह सीमा विवाद सुलझने में भी समस्याएं होंगी। तीसरा क्या है कि भारत के साथ जो भी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसशिपमेंट एट्सेट्रा, ये सब जो व्यवस्थाएं की गई हैं अपने पूर्वोत्तर में, जो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, और ये वाला यहाँ पर बांग्लादेश और ये हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, तो पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ जो भी बेहतर रसद आपूर्ति, यानी कि जो भी कमोडिटीज़ की आपूर्ति के लिए भारत ने समझौते किए थे, उस समझौते को सिक्योर करने में, इंश्योर करने में मुश्किल आएगी। साथ ही पाकिस्तान फैक्टर भी है। जमात ए इस्लामी ढाका में अंतरिम सरकार पर कुछ प्रभाव कर सकता है, और जमात के पैदल सैनिक हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे, ये माना जाता है। और जमात के साथ भारत का समीकरण असहज रहा है, यानी कि जमात भारत का विरोधी रहा है। पिछली सरकार जो बीएनपी की सरकार थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसकी सरकार जो थी, देखा गया था कि जमात पाकिस्तान की वापसी के लिए बांग्लादेश में दरवाज़ा खोल सकता है। जिस पाकिस्तान के कट्टर विरोध में शेख हसीना थी, तो भारत पे ये समस्या हो सकती है। चीन का चैलेंज है कि चीन बांग्लादेश में पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। जाहिर है इसके पास गहरी जेबें हैं, यानी कि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। यह हसीना के बाद शासन को सहारा दे सकता है। बांग्लादेश में चीन की मजबूत पकड़ भारत के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, या है भी। इसका मतलब यह होगा कि भारत की रणनीतिक रूप से शत्रुतापूर्ण, अमित्र या उभयलिंगी पड़ोसियों से घिरा होगा। यानी भारत के आसपास में जो पड़ोसी होंगे, यहाँ पर आप लोगों ने लक्षद्वीप का इंसिडेंट देखा हुआ है, श्रीलंका में
पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, इधर देखेंगे तो बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस है, इधर म्यांमार में इन्फ्लुएंस है। तो भारत जो है अपने पड़ोस में, इधर खुद चाइना हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, तो भारत अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। भारत अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये बातें अभी तक हमें समझनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ? पश्चिम और उत्तर में चीन, पाकिस्तान, नेपाल में कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली सरकार, उत्तर पश्चिम में तालिबान, उत्तर पश्चिम में तालिबान और अफगानिस्तान, हिंद महासागर में भारत विरोधी मालदीव, अधिक से अधिक बांग्लादेश में उभयलिंगी और अधिक से अधिक, यह निश्चित तौर पर भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है, अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, अब वहाँ पर ये समस्या आ रही है कि कम्युनल वायलेंस शुरू हो चुका है, वहाँ के हिंदू खतरे में है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि बांग्लादेश से आई हैं, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। और उसके बाद एक होटल में इंडोनेशिया के एक नागरिक समेत 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हिंसाएं हुई हैं वो हिंसा वहाँ पर जारी है। ये हमारे बहुत ज़्यादा मतलब की बात नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि बांग्लादेश का सिनारियो क्या है, बांग्लादेश का सिचुएशन क्या है, और इसके पीछे हम लोगों ने समझा कि राजनीतिक कारण क्या है, उसके पीछे हम लोगों ने ये समझा कि आर्थिक कारण क्या है, समावेशी विकास का न होना, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का चुनाव पर नियंत्रण करना, विपक्षी पार्टियों को सरकार समर्थन में न लेना, ये सब वहाँ की समस्याएं हैं। भारत ने भी जब वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली थी तो भारत ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया था और ये कहा था कि यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, जिससे भी वहाँ के लोगों में नाराज़गी फैली। अब भारत के लिए चुनौती है कि अगर सरकार बदलती है और वहाँ पर कट्टरपंथ आता है तो उस कट्टरपंथ से भारत कैसे निपटेगा, ये भारत के लिए चुनौती है। तो ये सब समस्याएं भारत को देखनी है और बांग्लादेश के साथ हमारी लंबी सीमा है, तो कट्टरपंथ के कारण संभव है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा पर भी असर पड़े। साथ ही बांग्लादेश से जो भी समझौते हुए हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रीटीज़ हुई हैं, जो भी शिप और कार्गो के लिए ट्रीटी हुई है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ तक रसद पहुँचाने की बात हो रही है, वो ट्रीटी भी खतरे में है। वहाँ पर चीन अपनी पकड़ पहुँचा सकता है, जमात के एक्टिव होने से पाकिस्तान अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। तो मतलब ये है कि भारत के लिए खबर अच्छी नहीं है और इस स्थिति में भारत की कूटनीतिक रणनीतियों की परीक्षा या जाँच होगी। भारत कितना एक्टिव है यह आने वाला वक्त बताएगा। हम कितना आगे इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, यह हमारी कूटनीति और मजबूत सरकार पर निर्भर करेगा। उम्मीद करता हूं कि भारत के लिए हमेशा बेहतर ही होगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ क्लासेस की मटेरियल और नियमित अपडेट मिलता है। हमारा चैनल यकीन दिलाता हूं कि एक सिस्टमेटिक चैनल है, जहां पर कि हम लोग आपके यूपीएससी और पीसीएस की जर्नी में, खास तौर से यूपीएससी, हम लोग पीसीएस अभी वहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं, तो यूपीएससी की जर्नी में थ्रू आउट साथ रहेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।